स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में जो चार्टर एक्ट पास किया था उसके संबंध में बहुत अच्छा हमें बताया गया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल विपरीत जान पड़ती हैं और जो कभी भी हमें हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में नहीं बताया गया। इस एक्ट के पास होने से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की मोनोपोली खत्म कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी इंग्लैंड की कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी, सिवाय चाय और अफीम को छोड़ के। 1813 तक यह तो साफ हो ही चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में टैक्स वसूल करती है, यहाँ पे सेना रखती है और न्याय करती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शासन की वैध मान्यता दे दी, और वो भी भारत के लोगों से बिना पूछे। हजारों मील दूर बैठ के ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने यह तय कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के ऊपर वैध राजनीतिक शासन करती है। व्यापार अब शासन में तब्दील हो गया था। इससे पहले भारत में ईसाई मिशनरियों के आने पर रोक थी, लेकिन इस चार्टर एक्ट के साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की सुविधा दे दी गई और इसके साथ ही शुरू हुआ ईसाई धर्मांतरण का कार्यक्रम भी। पहली बार शिक्षा के लिए सालाना खर्च 1 लाख रुपए तय किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्लर्क, मुंशी और दुभाषिये मिल सकें। इस एक्ट में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी रेवेन्यू और जो भी राइट्स रखती है वह सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में रखती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि कंपनी की सत्ता ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। इससे साफ साफ समझ आता है कि इस एक्ट से साफ साफ यह कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए व्यापार नहीं करती है, बल्कि यह गुड गवर्नेंस के लिए भी है। और इस एक्ट का अर्थ साफ तौर पे यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी भूमि पे अधिकार रखती है और रेवेन्यू पे अधिकार रखती है वह सीधे सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएगा। अगर चंद शब्दों में इस एक्ट का सार बताया जाए तो सोवरेनिटी क्राउन के पास चली गई, ऑनरशिप क्राउन के पास चली गई, जो भी रेवेन्यू यूज है वो क्राउन के हित में चला गया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून के द्वारा ही पारित हुई थी और इस कानून से भारत के लोगों से बिना पूछे भारत का भाग्य तय कर दिया गया।